बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ आज फिर सुहेल रशीद साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, आज एक केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में। उस केस में अहम रिमार्क्स, अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बहुत अहमियत है उनकी। ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया था और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हुकूमत उस पर अमल नहीं करना चाह रही, एक्ट बनाया है हुकूमत ने, तो उस तनाजुर में उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अलग से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज एक नए रंग रूप में नज़र आए, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरा हमारा मौजू होगा कि जो PTI की जानिब से एक्ट को चैलेंज किया गया है, इलेक्शन तरमीमी एक्ट, जो 12 जुलाई का जो फैसला है उसको बुनियादी तौर पर गैर मौसर करने की एक कोशिश है, काविश है हुकूमत की, तो उस एक्ट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या उनको लगता है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में या सितंबर के पहले हफ्ते में लगता नज़र आ रहा है, या कोई कमेटी जो है वो एक्ट की जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसका कोई इजलास होगा, या क्या मामला किस तरफ जाएगा? बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आज क्या केस क्या था जिसमें बड़े अहम रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस आई हैं? देखिए, इसका पस मंज़र ये है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतरुल्लाह ने फैसला दिया था कि कमर्शियल सरगर्मी कोई भी जो है नेशनल पार्क एरिया में हो नहीं सकती। उसके नेशनल पार्क मतलब इस्लामाबाद में जो नेशनल पार्क है, मार्गला हिल्स, वहाँ पे जो मनाल वगैरह बने हुए हैं ये नहीं रह सकते। ठीक है। उसके खिलाफ अपील थी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हुए 2 साल से, और उसको खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपील को, और जस्टिस अतरुल्लाह का फैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी बेंच की सरबराही करते हुए बरकरार रखा था। ठीक। उसके बाद मुनाल वगैरह ने ये कहा था जी कि हम 3 माह के अंदर बंद कर देंगे, और वो बंद करने भी जा रहे हैं। ठीक। लेकिन इस दौरान 2 मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते हैं। एक तो इस मामले को जो अदालत लाई थी चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रायना सईद साहिबा, उनको हटा दिया जाता है नोटिफिकेशन। ठीक है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड का इंतजाम वज़ारत दाखिला को दे दिया जाता है, मोहसिन नकवी साहब की। अब ये जब मामला होता है तो रायना सईद साहिबा तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करती हैं जी कि मेरे केस में ये ऑर्डर हुआ था, तो उसके बजाय मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। एक, और दूसरा, जो मुनाल के मालिक हैं लुकमान अली अफजल साहब, उनके भाई हैं कामरान अफजल साहब, जो सेक्रेटरी काबीना हैं मौजूदा। तो वो उनसे मिल के तो ये सारी कार्रवाई करवा रहे हैं, और ये मामला लीड करेगा उस तरफ के फिर वज़ारत दाखिला जाके इस मामले को टेक ओवर करेगी। तो अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है उसको गैर मौसर कर दिया जाएगा। ठीक है। इस पर आज समाअत हुई है, परसों दरख्वास्त आई है, इतलात यही है। ठीक है। आज इस पे समाअत हुई है, बड़ी जल्दी फिक्स हो गई है वैसे। हाँ, कंटेम्प्ट का मैटर था, होना चाहिए जल्दी, मैं तो खुश हूँ। ठीक है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुसर किया जा रहा है इस तरह किसी इकदाम से, तो उसको जल्दी फिक्स होना चाहिए। उस पर सो मोटो भी ले लेना चाहिए, कोई मसला। अच्छा। हाँ, जाहिर है पब्लिक एट लार्ज का इशू है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत की और ये कहा जी कि ये सब क्या हो रहा है। सेक्रेटरी काबीना साहब खुद पूछा चीफ जस्टिस ने कि सेक्रेटरी काबीना क्या मुनाल के मालिक साहब के भाई हैं? तो एडिशनल अटॉर्नी जावेद इकबाल वैन साहब, उन्होंने कहा जी मुझे इनके ज़ाती ताल्लुक का तो पता नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा, आप बुलाएं, मुनाल के मालिक को भी बुलाएं। मतलब चीफ जस्टिस को पहले ही पता था कि वो उनके भाई हैं, और वो बताया नहीं गया, या बताया? उन्होंने कहा पिटिशनर ने। अच्छा, पिटिशनर, वो पिटिशन में लिखा होगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी बुलाएं उन्हें। अब उस तलबी पे समाअत में वक्फा हुआ, और दोबारा जब केस कॉल हुआ तो सेक्रेटरी काबीना फिर नहीं थे, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा जी वो इजलास में वज़ीर आज़म के साथ। उन्होंने कहा इजलास छोड़ के बुलाएं। अच्छा, इजलास से उन्हें बाहर निकालें और इधर बुलाएं, वी विल डू समथिंग टुडे। अच्छा, हम आज ही करेंगे। उस पर फिर दोबारा वक्फा हुआ, फिर तीसरी बार ये केस कॉल हुआ तो सारे आए हुए थे। चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपको पता ही नहीं है, मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स जर्नैलों ने टेक ओवर कर दिया है, आपको ये पता ही नहीं है। और फिर उन्होंने एक मौके पर वज़ीर आज़म साहब का, सेक्रेटरी काबीना ने तो उनकी सर्जश कर दी थी कि वज़ीर आज़म साहब क्या होता है? वज़ीर आज़म साहब क्या होता है? वज़ीर आज़म है, गुलामी से निकलें, तोड़ दें गुलामी की जंजीरें। अच्छा, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स ने अवाम को सर्व करना था, लेकिन वो किसी और को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। साथ उन्होंने ये सख्त रिमार्क्स दिए और ये कहा जी कि आपने कैसे हटाया इन्हें। अच्छा, बात चलेगी वो मौसमियाती तब्दीली पे, रोमीना खुर्शीद आलम साहिबा पे, जी उन्होंने उनका नाम लिया गया जी, उन्होंने कहा था हटा दिया। उन्होंने कहा जी नहीं मैंने भी नहीं हटाया। अच्छा। सेक्रेटरी काबीना साहब ने कहा जी मेरे पास जून में इनकी समरी आई थी, मैंने वापस कर दी थी, तो
इनको उठाए जाने की, तो अब जब दोबारा आई है तो हमने ये किया है। तो उस पर अब अटॉर्नी जनरल ने जब मिजाज देखा कोर्ट का, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का, चीफ जस्टिस बदला बदला मिजाज था या क्या था? शदीद बदला हुआ था। हुकूमत के मामले में वैसे हुकूमती और दो तीन चीजें हैं जो जी, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने आज की हैं मुख्तलिफ, वो मैं आपको बदला बदला बताता हूँ। पहले रिमार्क्स जो आज की जी हेडलाइन, जी ठीक है, वो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने की जो कोशिशें हैं ये संगीन तरीन तौहीन अदालत है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकना संगीन तौहीन है, ये उन्होंने फरमाया। और उसके बाद जो आपने कहा ना बदले बदले, अमूमन वो हुकूमती ऑपरेशंस में मुदाखलत नहीं करते, वो कहते हैं जिसका काम है वही करेगा। ठीक, आज उन्होंने ऑपरेशन में इस हद तक मुदाखलत की कि कंटेम्प्ट तो तब होती बजायर मेरी अपनी दानिश में कि अगर मुनाल की बंदिश का सारा मामला जो है ना वो रुक जाता, वो नहीं रुका, वो क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। अब इस दौरान ये एक चेंजिंग्स हुई हैं कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अभी तो चेयरपर्सन को उठाया गया था और उसका इंतजाम वज़ारत दाखिला को दिया गया था, लेकिन तासुर ये लिया चीफ साहब ने कि जी इससे फैसला गैर मौसर होगा। ठीक है। और महज उस तासुर के ऊपर इन्होंने वो जो एक कहते होते हैं ना बुक में ही, तो उस बुक और फाइल से थोड़ा सा बाहर करीज से बाहर गए, बाई बुक से थोड़ा सा बाहर, करीज से बाहर गए हैं कि तासुर भी हो कि कोई फैसला जो है वो गैर मौसर होने की कोशिश हो सकती है। जी। और फिर उन्होंने अच्छा ये तो छोड़ा गवर्नमेंट पे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दी, लेकिन फोर्स कोर्ट ने ये किया है कि दो इकदाम आप रोकेंगे। एक तो रैना सईद साहिबा को हटाने का नोटिफिकेशन, दूसरा वाइल्ड लाइफ बोर्ड का कंट्रोल वजारत दाखिला को देने का नोटिफिकेशन। ये अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दिया जी कि मैं इन्हें हम रोकेंगे, और साथ उन्हें कहा गया कि आप वज़ीर आज़म के नोटिस में लाएंगे। ठीक है। उन्होंने कहा जी हम उनके नोटिस में भी लाएंगे। तो ये आज वो केस था जो सारा हुआ है, और लेकिन इसकी टाइमिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एक ऐसे वक्त में ये मैसेज देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकना संगीन तौहीन है, जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का ऑर्डर कहा यह जा रहा है कि उसको गैर मौसर करने की कोशिश हो रही है, कामयाब होती है कितनी नहीं, उसमें आज जुम्मे की शाम के बाद से लेके बड़ा अहम है, ये मेरी इत्तला है। ठीक है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो उसके बाद एक सिचुएशन नहीं आ सकती है। लेकिन उसमें एक और चीज भी बताऊं आपको कि सब करके भी गवर्नमेंट के नंबर जुडिशल पैकेज के लिए पूरे नहीं है, अभी तक की इत्तला ये भी है। ठीक है। और उसमें काफ़ी सारे लोगों के ना तहफ़्फ़ुज़ात आ चुके हुए हैं, और उसमें शायद अगर जुडिशल पैकेज आए भी तो उसमें शायद कोई ऐसा पॉइंट निकल आए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को 25 अक्टूबर को रुखसत ही होना है। ठीक है। हाँ, ये आज की ये सारी सिनेरियो था। ये इसमें एक चीज़ बताइएगा कि जो कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने भी एक केस में वही जो इम्प्लीमेंटेशन है जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट है, और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, तो ये एक लगता है आपको कि हो सकता है इन्होंने जनरली बात की हो, लेकिन कल वाला जो बेंच था वो तो 8 जजेस में भी वो शामिल है, तो ये इनडायरेक्टली एक पैगाम भी है कि जजमेंट पे अमल होना है। पैगाम है, मेरा ख्याल है पैगाम तो है, इसमें कोई कुछ भी कहे कि जजमेंट के साथ आप एक के साथ खड़े हो और एक के साथ ना खड़े हो, अब ये तो नहीं हो सकता। ठीक। और फिर दूसरी बात जो सब नजरअंदाज कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उन 8 जजेस की जजमेंट नहीं है, ये 11 का कहना था, 11 का। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी ये ऑर्डर दिया हुआ है जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के साथ मिलकर कि पीटीआई को आप पार्टी कंसीडर करें और दोबारा उसको पार्टीज में रखते हुए मखसूस नशिस्तें डिवाइड करें। ठीक है, उसको भी शामिल करें, और उस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ। 39 की हद तक कर देता ना इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये उल्टा इलेक्शन कमीशन आगे कह रहा है हमने गलत तशरीह नहीं की, जबकि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि फैसला मेरा था, आपने गलत तशरीह की है। ठीक है, वो कहते नहीं, बाकी जज भी कह रहे हैं आपने गलत तशरीह की है। तो और मजे की बात है कि ये गलत तशरीह वाला जो मामला है, जब सिकंदर बशीर महमद जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, जब भी दौरान प्रोसीडिंग मखसूस नशिस्तों में ये पॉइंट आया तो उसका कोई जवाब वो नहीं दे सके कि हमने गलत तशरीह नहीं की। क्यों नहीं की? वो कहते हैं उसका कोई उनके पास कोई सॉलिड कोई चीज ही नहीं थी। नहीं, कोई सॉलिड चीज नहीं थी। वो सिर्फ कहते थे जी कि हमने नहीं की, और फिर वो ऑफेंसिव हो रहे थे, इसलिए शायद उनको चेंज भी कर दिया कि आप नजरसानी में वो नहीं आएंगे, वो सजील सवाती साहब आएंगे और वो उसको डिफेंड करेंगे नजरसानी में कि जी आपने गलत किया और हमने ठीक किया है। तो मेरा ख्याल है आप बारी सजील सवाती साहब की है कि वो फिर बताएं कि आइन की तशरीह क्या कर रही है क्या नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट को वो समझा लें।
या सुप्रीम कोर्ट खुद करे। फिर दूसरा बहुत से सवालात उठ चुके हुए हैं जिन दो जजेस ने बिल्कुल इख्तलाफ किया और इख्तलाफी नोट भी एडवांस लिख दिया है, उन पर बहुत जेन्युइन एक सवाल उठ चुका है कि जब वो इस मौक़िफ़ पर कायम है कि सुप्रीम कोर्ट का तो दायरा इख्तियार था ही नहीं 185 से बाहर जाना, तो वो आइन की तशरीह करने वाले बेंच का हिस्सा क्यों बने? अगर सिर्फ अपील सुननी थी तो फिर 3 रुकनी बेंच काफी था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। लेकिन उस बेंच के सामने ये मौक़िफ़ तो पहले दिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने लिया था कि जनाब ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, इसमें आईनी तशरीह होनी है। अटॉर्नी जनरल ने भी यही बात की थी। तो जब लार्जर बेंच बना ही आईनी तशरीह के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी तशरीह ना करे और सिर्फ फाइल देखकर तो लाहौर हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पे अपनी राय दे दे? फिर आपको इनकार करना था इस बेंच में बैठने से कि हमारी नजर में आईनी तशरीह का केस नहीं है। जब आपने समझा कि आईनी तशरीह का केस है तो आप जनाब किया सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने। कल तो अली अहमद कुर साहब ने भी कल बलोचिस्तान में जो 8 अगस्त को एक बड़ा सानिया हुआ था, वहाँ पे तकरीब थी उनकी एनुअल, वकला जो है वो शहीद हुए थे तो दहशतगर्दी के एक हमले में। तो वहाँ पे उन्होंने भी ये बात की है कि ये हमारे से मुराद बलोचिस्तान के जजेस ने ये बात लिख दी है और इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की। तो वो जो बात तो उन्होंने वो भी लिखी है कि जनाब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, वैसे जनरली तो कोई इसमें हरज भी नहीं है, लेकिन जो सीक्वेंस उनका है उसमें उस लिहाज से उसका हरज बनता है कि वो इनडायरेक्टली वो 8 जजेस की जजमेंट का ही हवाला दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी फिर नज़रसानी में सारे पॉइंट्स लेकर आ गया। वो पॉइंट्स फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों को पॉइंट्स बना के भेजे गए कि 3-4 सफ़े के जनाब के ये बड़े पॉइंट्स हैं इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी में ऐसे नुकात जिक्र किए गए हैं कि क्या बात है। और लेकिन एक चीज़ का कोई उसके पास जवाब ही नहीं है कि 13 जनवरी के फैसले को गलत तशरीह उसने क्यों की है। सर, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अली अहमद कुर साहब इससे पहले बरमला भी बोल चुके हैं। उन्होंने कहा मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि बलूचिस्तान के 3 जजेस भी इसमें शामिल हैं कि जी वो पीटीआई को सीटें नहीं देना चाहते। तो वो तो पहले भी बोल चुके हैं, वो तो बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आपने देखा बड़ी स्पीड से कानून साजी हुई और फिर कल से खामोशी है। और कल सुबह ये खबरें आई जिसकी कोई तरतीब नहीं की गई और 12 घंटे बाद जराए से खबर ये आई कि सदर ने तो दस्तखत ही नहीं किए। रात तकरीबन 9-10 बजे ये खबर जो है जियो मुख्तलिफ चैनल्स पे ये आ रही थी, जराए ऐवान सदर कि अभी एक्ट पे दस्तखत नहीं हुए। ये बहुत वैसे इम्पोर्टेंट को खबर चली कि जी दस्तखत हो गए। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद अगर कहा जाए कि नहीं हुए तो इसकी मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। फिर इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। फिर या तो सुप्रीम कोर्ट को केस टेकअप करने से भी रोका जा रहा है, ठीक है, फिर ये दस्तखत आज शाम को होने, बिल्कुल ठीक, तस्दीक होनी है कि हो गए, फिर उसकी रोशनी में आज शाम के बाद, क्योंकि वर्किंग डेज खत्म हो चुके होंगे इस वीक के, कल हफ्ता और इतवार है, एक और बात, फिर एक गैर मामूली सिनेरियो पैदा हो जाएगा। नहीं, गैर मामूली सिनेरियो तो बल्ले के निशान केस का जो मुझे याद पड़ता है, जुमे वाले दिन ही तकरीबन जुमे की नमाज के बाद वो इलेक्शन कमीशन फाइलें लेकर इधर आया और इधर इन्होंने लिया और हफ्ता भी उसी में लगा दिया। तो उस दिन खोल दिया था जब जो जड़ है इस सारे मामले की वो बल्ले निशान का फैसला, जड़ उखाड़े बगैर तो वो सैटरडे ही सुना गया। वो जड़ जैसे बाहर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तख्ती लगी हुई है कि उन्होंने इस इमारत का इफ्तिताह किया था तो उनको फांसी दे के फिर बरसों बाद वो जड़ उखाड़ना पड़ी। जी जी, कि गलत था। ये जड़ एक ना एक दिन उखड़ेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने तब उस मौके पर ठीक नहीं किया था। अच्छा, ये मामला एक ना एक दिन तो होना ही है। ठीक है, तो इसमें सुहेल साहब मंसूर अली शाह साहब का भी एक ऑर्डर आया है कंटेम्प्ट मैटर में, ठीक है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अदालती फैसले पर अमल करना महज कोई आपकी कोई स्वीट विल वाला मामला नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक आईनी जिम्मेदारी है आपकी। ओके, आपने ये करना ही करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो कहें ठीक है नहीं होगा तो कोई मसला बात नहीं है। जी जी, तो ये बहरहाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल ये एक ऐसे लगता है कि ये आवाज़ जा रही है कि फैसले पर अमल दरामद तो होना ही होना है, लेकिन अब मामला जाएगा किस तरफ, किस नहज पे जाएगा, ये अब जो है वो देखना होगा। सुहेल साहब, एक और चीज़ की तरफ हम जाएंगे, वो है कि जो एक्ट के खिलाफ वही जो अभी हम बात कर रहे हैं, पीटीआई की जो यहाँ पे पीटीआई ने चैलेंज कर रखा है एक्ट को, क्योंकि एक्ट के बड़े असरात हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज सैटरडे और संडे और आज रात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी है वो कमेटी तो थर्सडे अमूमी तौर पर बैठती है, कोई रूल्स तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तय किया हुआ होगा कि थर्सडे को हमने बैठना है। तो क्या होगा, मतलब ये अगर सारा
फ़र्ज़ करें इलेक्शन कमीशन जो है नशस्तें उहदा दे देता है, वो बैठ के कोई नहीं तरमीम कर देते हैं, नहीं तरमीम करके तो मतलब एक पूरा एक भौचाल सा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल भौचाल सा आ जाएगा, और इस दौरान फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। आईनी तरमीम इतनी स्पीड में अभी नहीं हो पा रही, वो सिलसिला रुक गया है। खबर यह है कि नंबर पूरे नहीं हुए। अच्छा। एक तो सेनेट कंप्लीट नहीं है, ठीक वो है। आपने पहले करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के हाँ। अभी रहते हैं, ठीक है। इस वक्त अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो आपको पीटीआई वाले सारों से वोट लेना होगा। अच्छा ठीक है। 2-3 दिन पहले इधर बाहर ये एक बहुत अहम हुकूमती शख्सियत, ठीक है। ठीक है, जो ये सारे मामलात कानूनी महाज पे इसके पीछे मतलब ना पूरा ब्रेन है, उनसे वैसे बात हो गई, 2-3 दोस्त थे साथ, तो उन्होंने कहा जी फिर आ रही है अमेंडमेंट। उन्होंने कहा नंबर पूरे नहीं। अच्छा। तो साथ एक दोस्त थे, उन्होंने कहा यार कि ये लिखें नंबर फिर 033, तो वो आगे से कहते हैं ये मौलाना साहब का नंबर है। अच्छा। मौलाना साहब बड़े इस वक्त जो है ना अच्छा रिक्वायर्ड है। हाँ, इसलिए पीटीआई उनको सेनेट की कभी सीट देने के चक्कर में है। गवर्नमेंट कहती है बहुत सही, तुसी साढ़े अपने ये कहने केड़े अपने केड़ा ओहदा बिल्कुल दे दिया आपने मुझे। तो मौलाना इस वक्त जो है ना हॉट केक बन चुके हैं। ठीक है। एक तो सेनेट कंप्लीट होने के बाद उनको मौलाना के वोट भी चाहिए होंगे, ठीक ऐसी है। सिचुएशन पैदा हो सकती है। और मौलाना साहब को अगर पीटीआई ने उससे पहले राम कर लिया, क्योंकि मौलाना साहब अचकज़ई साहब को इमरान खान ने छोड़ा इसलिए हुआ है, ठीक है, कि जिनसे मैं खुद बात नहीं कर सकता उनसे आप करें, ठीक है। और फिर अचकज़ई पे उनका एतमाद किसी और वजह से, कि उनको पूरे मुल्क से एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कम अज कम उधर का ना हो। बिल्कुल ठीक है। अपना ना हो लेकिन उधर का भी ना हो, ठीक है। तो वो नजरें उनकी अचकज़ई साहब पर ठहरी हैं। अब मौलाना साहब की ज़राए का ये कहना है कि डिमांड ये है कि जनाब मेरा सारा सियासी कैपिटल तो केपीके में था, जिसे डेंट डाला है पीटीआई ने, और डेंट के डाला के मुझे बेदखल कर दिया है, मुझे अब कोयटा बलूचिस्तान तुर्बत से जाके सीटें जीतनी पड़ती। तो इधर कोई बात करें तो फिर बात बन सकती है, और बात क्या बन सकती है, मौलाना की जरूरत पीटीआई को नहीं है। बिल्कुल। पीटीआई इस वक्त जो है ना एक ऐसी सिचुएशन का शिकार है कि जिसके लिए 9 मई के बाद खुद एजिटेट करना फ्रंट पे आके मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। कुछ मोरल इम्प्लीकेशंस हैं, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें एहतियातें हैं। उनको किसी और पार्टी का पिंडाल चाहिए जो सही लहू गरमाने वाली, सही, ठीक है। अब मौलाना साहब उनके लिए सड़कें गरमा सकते हैं, और मौलाना साहब ही गरमा सकते हैं, ठीक है। मौलाना साहब कहते हैं बदले में फिर यकीन नहीं कराएं कि मेरे जो नहीं मेरे जो भाई हल्के हैं यार के वहाँ तो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ना दे ना, वो सीटें तो वापस करें ना। मेरा पॉलिटिकल कैपिटल तो सारी जिंदगी का है, उसको तो ना यार किक आउट करें। वहाँ पे मसला यह है कि अली मीन गंडापुर वो मसला है, वो वहाँ पर अब अपनी सीट तो उनको नहीं दे सकते। उसके दरमियान वर्कआउट कैसे हो सकता है, सिचुएशन कैसे निकल सकती है, ये चीज़ देखी जा रही है। और वो जिस दिन फाइनल हो गई तो मौलाना साहब बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े नजर आएंगे, और शायद कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है ना, ये तहफ़्फ़ुज़ और आइन ये सारे अल्फाज मौलाना के ही, ठीक है। तो वो निकल सकते हैं। जमात इस्लामी का धरना भी गवर्नमेंट ने इसलिए जल्दी में उनसे मिला के जो कुछ हम आपकी सारी बातें मानते हैं, कागजों में सारी बातें मानते हैं, आप प्लीज़ उठें। क्योंकि दूसरी साइड ये इतला थी कि जमात इस्लामी और पीटीआई के भी बैकडोर राब्ते बढ़ रहे थे, और जमात इस्लामी अगर पूरे मुल्क में जलसे रख के बैठी होती तो पीटीआई उनके पिंडाल में शामिल हो जाती। इसके लिए उनको एनओसी नहीं लेना, ठीक है। तो एक बड़ा सिचुएशन बन सकती थी। अब गवर्नमेंट मैनेजमेंट ये कर रही है कि सड़कों को साफ रखा जाए, ठीक है, उस पर कोई मामला ना आए। लेकिन सड़कें साफ आप तभी रख सकेंगे जब आप पार्लियामेंट के दरवाजे खोलेंगे। जब आप पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर रहे हैं ना उन पे, तो फिर वो सड़कों पे ही होंगे। बिल्कुल, ये सारा इस वक्त एक सिनेरियो है। बहुत शुक्रिया सुहेर रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज की जो समात थी, ये समात क्या थी, इसका पस मंज़र सुप्रीम कोर्ट से क्या जो है वो जा रहा है, जवाब जा रहा है इनडायरेक्टली के फैसले पर अमल दरामद तो होना ही होना है। फर्दर जो है वो देखेंगे अब क्या अपडेट्स आती हैं, आपको मज़ीद भी जो है वो आगाह करते रहेंगे बर वक्त। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।